कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ मैं IHRM की थर्ड यूनिट लेकर आ गया हूं। सबसे डिमांड चल रही थी सर IHRM की रिमेनिंग यूनिट करा दो, फर्स्ट सेकंड मैंने करवा दी है और फाइनेंशियल डेरिवेटिव एज सुन एज पॉसिबल। आज पूरा मैं IHRM कंप्लीट करने के मूड में हूं, सेकंड सेम के लिए भी ऑपरेशनल स्टार्ट करने के मूड में हूं। देखिए मेरा मूड कहां तक पहुंच पाता है, कहां तक मैं इसको कंप्लीट कर पाता हूं। ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जरूर कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता दें। और जैसे कि आप सभी को पता है कि 80% सिलेबस हिट हो रहा है अपना, 80% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिट हो रहे हैं, तो काफ़ी आप सभी बधाई के पात्र हैं और हमारी टीम भी बधाई के पात्र हैं और उसका ऑब्जर्वेशन मेरे द्वारा हो रहा है, तो मेरे को भी थोड़ा सा क्रेडिट इसमें चला जाएगा। पर कुल मिला के सारी मेहनत आपकी है, मैं तो केवल आपको हेल्प कर रहा हूँ। और यहाँ पर हेल्प में मैं IHRM की थर्ड यूनिट लेकर आया हूँ। फोर्थ सेम का सब्जेक्ट है, BBA फाइनल ईयर में है, BCom ऑनर्स में चलता है यह सब्जेक्ट, PGDBM में चलता है और UGC नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। बहुत आसानी से बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपन सीखेंगे। क्या है थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक? फर्स्ट यूनिट टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिस इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब एक बात याद रखना, IHRM में, HRM में, SHRM में तीनों अलग अलग सब्जेक्ट नहीं, तीनों एक ही सब्जेक्ट है। लेकिन क्या होता है जब इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर दी जाती है तब जितना भी परसेप्शन होता है वो इंटरनेशनल यानी क्रॉस बॉर्डर, यानी कि मल्टी डाइवर्सिटी, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी यूजर्स, ठीक है, उनके ऊपर कंसर्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि HRM है, जैसे एक कंपनी का HRM है, वो केवल वहाँ की लोकल अथॉरिटी, लोकल मैन पावर को ही कंट्रोल करता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल बात करते हैं तो हमको इंटरनेशनल फॉलो करने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चार्ट भी इसके अंदर आज अपन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है पहले तो अपन ये देखते हैं। टॉपिक दो हिस्सों में टूटा हुआ है, याद रखना। टॉपिक कितने हिस्सों में टूटा हुआ है? दो। पहला तो है इंडस्ट्रियल रिलेशन और दूसरा है प्रैक्टिस, इंटरनेशनल प्रैक्टिस इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब ये पहले एक बार टॉपिक समझते हैं, उसके बाद तो फिर अपन समझा ही रहे हैं। टॉपिक ये कह रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉयमेंट रिलेशन इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड इन द स्टडी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशन दैट इज द कॉम्प्लेक्स interrelation between the employers, employees, labor, trade unions, employers organization and the state। यानी कि IR बेसिकली है क्या? IR बेसिकली ऐसा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऐसा है। थर्ड यूनिट में अपन थर्ड सेम में अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, आपने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। क्या समझाया था उस समय भी? वही समझाया था कि जो कंपनी है उसका रिलेशन बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे। आजकल तो मतलब जैसे ट्रेंड है ना कि हमारा रिलेशन बहुत सारे लोगों के साथ होता है, वैसे कंपनी का भी रिलेशन बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जैसे कि कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, वेंडर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। मतलब कि बेसिकली एक वर्ड है इसका स्टेक होल्डर। मैंने पहले भी बताया था, जो कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है वो कंपनी का स्टेक होल्डर कहलाता है। उनके साथ कंपनी का मतलब यहाँ पर कंपनी मैनेजमेंट से है, ठीक, मैनेजमेंट यानी कंपनी का जो ऑनरशिप है उनका उनके साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है। फॉर्मल रिलेशनशिप होता है हमेशा, तो एक बात अपन को याद रखनी है, फॉर्मल रिलेशनशिप में उनका कैसी है, लाइजनिंग कैसी है, क्या क्रेडिट टाइम पीरियड है, कब उनकी सैलरी क्रेडिटेड होती है, उनका ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम कैसा है, उनका क्रेडिट टाइम पीरियड कैसा है, डेब्टर टाइम पीरियड कितना है, ये का ये पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम कहलाता है और इसी को इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, उनकी ब्रांड बिल्डिंग कैसी है, उनकी लॉयल्टी कैसी है, ठीक है, उनकी गुडविल क्या है, ये सब के सारी चीजें IR में आती। जब हम इसको इंटरनेशनल पढ़ते हैं, अब वापस टॉपिक पर आता हूँ, यहाँ पर यही लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड बिटवीन द एम्प्लॉयर्स यानी कि कंपनी के ऑनर्स, द मैनेजर्स,
ठीक है, मैनेजमेंट, मैनेजर्स नहीं, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, लेबर, ट्रेड यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ डीलिंग कैसी है, बेसिकली ये कहलाता है आईआर। कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया ना? आ गया तो एक बार बता जरूर दीजिएगा कि सर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है इंटरनेशनल प्रैक्टिस इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस कैसे है? मान लेते हैं कि एप्पल कंपनी इंडिया में अपना कोई प्लांट लगाना चाह रही है, वैसे तो अभी चाइना में है लेकिन इंडिया में लगाना चाह रही है, तो उसको इंडियन लॉ फॉलो करने होंगे। ठीक है, इंडियन लॉ फॉलो करने होंगे। यहाँ की इंडिया की ट्रेड यूनियन से दो हाथ करने होंगे, मतलब कि यहाँ के रूल्स रेगुलेशन जो ट्रेड यूनिट्स बनी हुई है उनको एंटरटेन करना होगा। यहाँ उसका इंडिया की जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी कि कोई संस्थाएं, उनके साथ डीलिंग करनी होगी, उनकी लेबर यूनियन से बात करनी होगी, वहां पर लैंड लेबर एक्विजिशन करना होगा, इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनकी डीलिंग होगी। यहाँ पर ये सारी डीलिंग तो हो ही रही है, लेकिन इनका जो चाइना में, चीन में जो प्लांट है वहां पर दूसरी यह है कि ये इंडियन गवर्नमेंट की जगह चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज लॉ, तो क्या सब जगह एक है? सब जगह अलग अलग होता है। चाइनीज लॉ अलग है, इंडियन लॉ अलग है, रशियन लॉ अलग है, श्रीलंकन लॉ अलग है, पाकिस्तानी लॉ अलग है, और वहाँ की ट्रेड यूनियंस अलग है, वहाँ का वे ऑफ बिहेवियर ऐसा अलग है, वहाँ की बोली अलग होती है, वहाँ की लेबर यूनियंस का अलग होता है, एटमॉस्फेयर अलग होता है, एनवायरमेंट, डेमोग्राफिक एंड नंबर्स ऑफ द फैक्टर्स होते हैं। जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन विद इन बॉर्डर या मल्टीडिसिप्लिनरी या मल्टीनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल ऑफ, अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इंटरनेशनल लॉज फॉलो किए जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियंस फॉलो करी जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियंस, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? अरे बोलो बोलो बोलो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? आईएमएफ के रूल्स रेगुलेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड जो अपने इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन है उनके रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वहाँ के मिनिमम वेजेस के रूल्स फॉलो किए जाते हैं, और उस गवर्नमेंट के तो करते ही हैं लेकिन ये पहले रूल इनके फॉलो करते हैं, उसके बाद वो वहाँ के नेशन के रूल फॉलो किए जाते हैं, मतलब डबल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स होता है। आई होप ये क्लियर हो गया है, बस इसमें इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ता हूँ। शिफ्ट इन IHRM एंड IR, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और IR में क्या शिफ्ट हुआ है? पहले तो अपन ये देख लेते हैं क्या लिखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, IHRM का पेपर आएगा तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। IHRM में एक मैंने क्वेश्चन अगर लिखा है, नहीं भी है वैसे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, अगर उसके अंदर नहीं भी लिखा है तो शिफ्ट वाला क्वेश्चन जरूर याद रखना, क्योंकि मेरे को याद नहीं है कि है कि लिखा है कि नहीं, लेकिन याद जरूर करके जाना। डिफरेंस बिटवीन द इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द इंडस्ट्रियल रिलेशन इज ऑल अबाउट एस्टैब्लिशिंग रिलेशन अमंग द स्टेक होल्डर्स। किससे? स्टेक होल्डर से। while the human resource management is about the management the human resource in the organization। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जो IR है वो कंपनी का सबके साथ रिलेशनशिप मेंटेनेंस में आता है। सब कौन? वेंडर हो गए, ठीक है, क्रेडिटर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, लेकिन जो हमारा HRM है वो विद इन कंपनी, कंपनी के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है, कंपनी के अंदर जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसी का मैनेजमेंट करता है। मीन्स द एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय ग्रेवांस, एम्प्लॉय सैलरी, वेजेस, PF रिटर्न, ESI, ये सारी चीजें, मेडिकल, हेल्थ, फ्रिंज बेनिफिट, ये सारे कंसर्न किसका होता है? HRM का होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक HRM पार्ट हो सकता है। आप इसको ये समझिए कि IR जो है वो बड़ा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो बड़ा है, और जो हमारा जो हमारा HRM है वो इसका एक छोटा सा पार्ट है। अब क्लियर हो गया ना?
तो शिफ्ट इन IR टू HRM बोला जाए या HRM टू IR बोला जाए तो देर इज मीन्स आपको केवल उसमें इतना ही लिखना है कि HRM का अब स्कोप जो है वो बढ़ रहा है। अब इंडस्ट्रियल केवल HRM जो है वो नॉट सेंटर्ड फॉर ओनली फॉर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑल्सो क्रिएट द ब्रांड बिल्डिंग। भाई ब्रांड बिल्डिंग, कोई किसी का एम्प्लॉय होता है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मेरे से पूछता है वहाँ पे आके कि सर ये कॉलेज में हम एडमिशन करा दें, हमारे बच्चे का कैसा है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। दूसरे कॉलेज से पास आउट होकर आए, वहाँ पर गए, वहाँ के बारे में बताया, वहाँ पे अच्छा लगा। जो एम्प्लॉय होता है वो फर्स्ट माउथ पर्सन होता है। आपके जो स्टूडेंट है, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप उसके बारे में बता सकते हो कॉलेज बहुत अच्छा है या कॉलेज बहुत खराब है, या कॉलेज बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, या ठीक ठाक है, एवरेज है। तो कौन है, आप क्या कर रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, आप उसकी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, आप उसकी गुडविल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये HRM का पार्ट पहले नहीं हुआ करता था, अब होने लग गया है। अब एम्प्लॉयज आर मोर कंसर्न विद द not only for the development, HRM is not only concerned for the development of the employee but also concern the brand building, loyalty building, employee satisfaction level and the relationship between employee and the other organization, that is the shift of the HRM into IR। clear है ना, बहुत easy है ना। 2-3 एग्जाम्पल लिख लेना, 2-3 कंपनियों के नाम लिख लेना, क्वेश्चन बन जाएगा, पूरे नंबर आ जाएंगे, बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। इतना इजी टॉपिक है, बहुत इजी है, बहुत किताबों में तो भर भर के पता नहीं क्या क्या लिखा है। मैं जब पढ़ने बैठा तो अरे इसमें इतना सारा लिख दिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन लिखने वाले ने तो लिख दिया, है ना। आपको थ्योरी चाहिए इसलिए लिख दिया, लेकिन जो बात है मूल वो मैंने आपको अभी समझा दी, ठीक है। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टॉपिक बड़ा हो गया है। अभी तो अपन ने SHRM पढ़ा था, कुछ समय पहले की बात रही थी, SHRM पढ़ा था, अब इंटरनेशनल लग गया। अब स्ट्रेटेजिक, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है पहले पढ़ लो। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स कंसिस्टेंट विद द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन of the multinational enterprise in the dynamic, interconnected and highly competitive global environment। अब हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल एनवायरनमेंट क्यों है, क्योंकि एनवायरनमेंट आपने जब ग्लोबल लिया है, एनवायरनमेंट जब आपने ग्लोबल लिया है, तब आप ये साथ समझ के चलिए कि वहां पर एनवायरनमेंट जब आपने ग्लोबल लिया है, ठीक है, एनवायरनमेंट सॉरी हाँ एनवायरनमेंट जब आपने ग्लोबल लिया है तो वो हाईली कॉम्पिटिटिव ही होगा। मींस कि जब हमारी टेरिटरी छोटी होती है, अभी आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हो MBA के, तो आपका कंपटीशन केवल आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज तक ही है। लेकिन जैसे ही आप रियल वर्ल्ड में आओगे, जब जॉब लेने के लिए जाओगे ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस नहीं ऑफ कैंपस, तब आपको पता चलेगा अरे ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। क्यों, क्योंकि वहां पर आपका कंपटीशन केवल आपके ही रीजन से नहीं है, यूपी वाले से ही नहीं है, राजस्थान वाले भी वहाँ आ रहे हैं, बिहार वाले भी आ रहे हैं, दिल्ली वाले भी आ रहे हैं। जहाँ क्वालिटी, अगर जॉब की कोई वैकेंसी निकली है तो वहाँ पर आपका जो होगा सिलेक्शन वो ऑल ओवर पैन इंडिया होगा, और अगर इंटरनेशनल में जाएंगे तो पूरा इंटरनेशनल। तो इसमें क्या है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डील्स विद द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द इंटरनेशनल लेवल। फर्स्ट इतनी सी बात याद रखनी है। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, ये पॉइंट अपन को याद रखना है। अब सर ये और थोड़ा सा सिंपल कर दो, ये बच्चों के बहुत बार आते हैं, मतलब मेरे जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सर SHRM भी पढ़ लिया, HRM भी पढ़ लिया, इंटरनेशनल HRM भी पढ़ लिया, ये तो सब जोड़ दिया इसने, इसमें लिखेंगे क्या, इसमें बोलेंगे क्या। देखो इसको तोड़ो, आराम से तोड़ोगे तो बन जाएगा। इंटरनेशनल सबको पता है, स्ट्रेटेजिक, अब स्ट्रेटेजी का मतलब मैंने क्या बताया था, द बेस्ट प्लानिंग इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजी, द बेस्ट प्लानिंग वी कॉल्ड द स्ट्रेटेजी when we best planning for the international environment, international globally most competitive environment, that is called the international strategic human resource management. There is only an environment, there is only a SHRM we build for continuous growth purpose. Continuous growth purpose जैसे कि आज हमको पता है कि चाइना में एक कांस्टेंट गवर्नमेंट चल रही है, मीन्स कि कोई उसके अंदर वेरिएशन नहीं आ रहा। लेकिन अगर वेरिएशन आया, वेरी हुई,
तो अब क्या होगा, पाकिस्तान जैसे हालात हो गए, श्रीलंका जैसे हालात हो गए, तो क्या हम हमारे वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को कैपेबल बना सकेंगे? उसकी प्लानिंग करना, दैट इज इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक, व्हेन वी plan about our human resource in a strategic manner and we does not concern about the boundary, or we are not concerned or concentrate only for a one territory, only for a one nation, we cross border, we can say the cross border human resource management, we can say the international human resource management with the best plan action, with the best plan action, that is definitely called strategic human resource management, strategic international human resource management. Getting my point? समझ में आया? मतलब क्या बोला मैंने? जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन लिखनी है, उसमें इंक्लूड कर देना है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट या क्रॉस बॉर्डर एनवायरनमेंट या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। बस ये 3 चीजें इंक्लूड कर देनी है, अपना काम हो जाएगा। बहुत से आसान सा टॉपिक है। ये एक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को समझना बहुत जरूरी है। क्या है ये चार्ट? स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल एचआरएम। अभी जो मैंने थ्योरी बताई ना, उसका एक थोड़ा सा मीन्स ग्राफ समझ लो, और ये एग्जाम में आपको एज इट इज बना के आना है। हमेशा तो मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस देता हूँ, लेकिन ये बता देता हूँ कि ये वाला चार्ट आपको एज इट इज बनाना है। ये बुक्स में भी एज इट इज रखना है। जब मैंने पढ़ा था तब भी ये ऐसा ही दिखता था, आज तक ऐसा ही दिखता है, इसकी शक्ल सूरत में कुछ भी बदलाव नहीं आए। तो अपन को पढ़ लेना है क्या है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसके अंदर याद रखना, बहुत इजी से मैं आपको ये चार्ट बनाना सिखा दूंगा, है ना। थोड़ा सा कंसर्न करोगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो ये चार्ट बनाना सीख जाओगे। अभी के अभी, अभी के अभी क्या कह रहा है ये? पहला कह रहा है एक्सोजीनियस फैक्टर्स। अब ये एक्सोजीनियस फैक्टर्स क्या होते हैं सर? ओहो, एक्सोजीनियस फैक्टर्स ये है, और यहां लिखा है एंडोजीनियस फैक्टर्स। एक्सोजीनियस फैक्टर्स वो फैक्टर्स जिन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर। मेरा पड़ोसी दुकान वाला आज क्या चाय बनाएगा, क्या रेट रखेगा, गवर्नमेंट के क्या लॉ होंगे, मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं होता, कोई उसमें कंसर्न नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एक्सोजीनियस फैक्टर। एंडोजीनियस फैक्टर जो मेरी विद इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मेरी कंपनी का स्ट्रक्चर, मेरी कंपनी की एम्प्लॉय कैपेसिटी, मेरी कंपनी का कैपिटल, मेरी कंपनी के क्रेडिटर पॉलिसी, मेरी कंपनी की आप रिसोर्सेज, मेरी कंपनी के मैन पावर, मेरी कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इस पे मेरा रहता है ना। तो 2 फैक्टर्स याद रखो पहले तो। सबसे पहला काम कौन सा? एक्सोजीनियस फैक्टर्स, और दूसरा एंडोजीनियस फैक्टर। एक्सोजीनियस फैक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल चेंज, एनवायरमेंटल चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, डेमोग्राफिक, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पे मेरा कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट नहीं होता मींस के कोई कंट्रोल नहीं होता, दैट इज एक्सोजीनियस फैक्टर। एंडोजीनियस यानी कि मेरे गवर्नमेंट कंपनी के एमएनसी का स्ट्रक्चर, एमएनसी इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे, कंपनी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। क्यों? क्योंकि अपन इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं। याद रखना, ये छोटी छोटी बातें तो याद रखनी है, बाकी तो किताब में सब लिखा है। टीचर होता क्यों है? यही छोटी बातें बताने के लिए तो होता है कि भैया यहाँ पे कंपनी मत लिखना या एमएनसी लिखना। एमएनसी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, एमएनसी रिसोर्स एनवायरनमेंट। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इन दोनों को इन दोनों से मिला देना, केवल इतना सा बना देना, एक्सोजीनियस फैक्टर, एंडोजीनियस फैक्टर। यानी कि जब हम एचआरएम की बात करते हैं, इंटरनेशनल एचआरएम की बात करते हैं, उसमें भी स्ट्रेटेजिक जोड़ देते हैं, तो उसकी एक सर्टेन प्रोसेस बनती है, उसका एक सर्टेन डायग्राम बनता है। उसमें 2 तरीके के फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल है वो एंडोजीनियस है, और जो एक्सटर्नल है वो एक्सट्रोजीनियस है। ठीक है, इतना याद हो गया। अब एंडोजीनियस फैक्टर डायरेक्ट यहां पर आए, और यहां लिखा है द प्रेशर एंड द ग्लोबल ऑफ द एमएनसी, प्रॉफिटेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, डिस्पर्ट, लोकल रेस्पॉन्सिवनेस, डिफरेंट प्रोडक्ट, इनोवेशन, शेयरिंग। ठीक है, इसको यहां पे लिखा। इसके बाद लिखा द एमएनसी स्ट्रेटेजिक आईएचआरएम रोल, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, लोकल रेस्पॉन्सिवनेस, ग्लोबल लर्निंग और आईएचआरएम पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। इसको भी लिखा। अभी समझा रहा हूँ, याद भी करवा दूंगा, ऐसा बोला है मैंने, और जब मैं बोल रहा हूं तो मैं करवा के छोड़ता हूं। ठीक है, एंडोजीनियस फैक्टर में लिखा स्ट्रेटेजिक चॉइस। यहां पर पहली बार अपन ने स्ट्रेटेजिक चॉइस देखी। इसके बाद लिखा कॉर्पोरेट एसएचआरएम ओरिएंटेशन, अडेप्टिवनेस, एक्सपोर्टिव और इंटीग्रेटिव। ये थोड़ा सा अलग है। हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर
यहाँ तक बात क्लियर हो गई, इंटरनल फैक्टर क्लियर हो गई। जब इंटरनल फैक्टर्स में जाएंगे तो हम स्ट्रेटेजिक चॉइस करेंगे, यानी कि बेस्ट प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे? बेस्ट प्लानिंग करेंगे, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक चॉइस करेंगे, बेस्ट प्लानिंग करेंगे। वो क्या है बेस्ट प्लानिंग? अब ये बेस्ट प्लानिंग होगी कैसे? बेस्ट प्लानिंग दो जगह होगी, एक तो हमारी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस में होगी और दूसरी हमारे इसका ओरिएंटेशन, मतलब कि हमारा स्ट्रेटेजिक एचआरएम का क्या रूप है, उसके लिए अडेप्टिव है कि नहीं है, हम इंटीग्रेटिव है कि नहीं है, और एक्सपोर्टिव है कि नहीं है। एक्सपोर्टिव का मतलब यहाँ पर आपकी बार बार चेंज होने का क्षमता से है, चेंज की अडोप्टेबिलिटी से है, ठीक है। वैसे इसका मीनिंग अलग आता है, लेकिन यहाँ पर टू बी ए चेंज और टू बी ए कॉम्पिटिटिव, टू बी ए हेल्दी कॉम्पिटिशन इमर्ज करने का। आप सबको पता है राजस्थान में एक जगह है कोटा, ठीक, वहां पर किसी बच्चे को भी पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर कहा जाता है कि भैया नीट की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है, जेई एडवांस की तैयारी करनी है, कोटा जाओ यार, या तो दिल्ली जाओ या कोटा जाओ। राजस्थान के आसपास के एरिया में है तो आप कोटा जाओ, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे। तो क्या एक दो ही कोचिंग है वहाँ पे? अरे वहाँ पे सैकड़ों कोचिंग, सैकड़ों हजारों कोचिंग हैं जो जेई की तैयारी करा रहे हैं, जो नीट की तैयारी करा रहे हैं, जो बच्चों को गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, लेकिन जेई और इसमें हब है एक तरीके का। तो एक्स्ट्रोजीनियस क्या है? एक्सपोर्टिव, एडेप्टिव और इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव यानी खुद में सुधार लाना, एक्सपोर्टिव यानी कि आप हेल्दी कंपटीशन इमर्ज करना। हेल्दी कंपटीशन यानी कि आप तभी ज्यादा विकास कर पाएंगे जब आपका पड़ोसी भी विकास कर रहा हो। मतलब इफ यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ, मेक श्योर योर कॉम्पिटिटर्स डेवलप देमसेल्फ आल्सो। यानी कि एक जगह का, अगर एक रीजन का डेवलपमेंट करना है तो एक इंडस्ट्री से डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री होगी तो उसके डेवलपमेंट होने की प्रोसेस बढ़ जाती है। दैट इज एक्सपोर्टिव। एडेप्टिवनेस यानी कि चेंज उनको अडॉप्ट करना। एक्सपोर्टिव यानी हेल्दी कंपटीशन इमर्ज करना, और इंटीग्रेटिव यानी कि अपने सुचारू कोऑर्डिनेशन बना के रखना स्ट्रेटेजिक चॉइस में। 3 पॉइंट आए, ए आई, ठीक। अब ये करने पर अपन को क्या मिलता है? जब अपन स्ट्रेटेजिक एचआरएम चूज कर लेंगे, हमको कंट्रोल मिलेगा, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकेंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। द एमएनसी स्ट्रेटेजिक आईएचआरएम रोल क्या होगा, हम उसका कंट्रोल कर सकेंगे। पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, यहाँ पर ये एरो नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? ये जैसे ही होगा, जैसे ही हमारी इंटरनल चीजें स्ट्रांग हो गई, एक्सटर्नल तो हो ही जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगा, इनोवेशन आ जाएगा, शेयरिंग आवर नॉलेज हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आ गए, और ये सारे पॉइंट तो एक्सटर्नल के है ना। हम शेयर अपना नॉलेज एक्सटर्नल से करते हैं, हम इनोवेशन एक्सटर्नल के लिए करते हैं, प्रोडक्ट एंड पॉलिसी इनोवेशन के लिए बनाते हैं, इंटीग्रेशन जो होता है और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक्सटर्नल से होता है, क्योंकि इंटरनल वाला तो हमने यहाँ अचीव कर लिया इंटीग्रेटिव वर्क। ये एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन है इंटीग्रेशन वाला, इसको एक्सटर्नल से जोड़ दो, बन गया चार्ट, हो गया काम खत्म। बताओ कितना इजी है? बहुत, मतलब थोड़ा सा इसको समझना भी है, थोड़ा सा रटना भी है, थोड़ा सा ध्यान भी देना है, और ये प्रोग्राम आपके सामने क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी थर्ड यूनिट, थोड़ा सा एक और बचा है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर, हाँ एक सेकेंड, हम यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, ऑलरेडी 20-22 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन अपन रोकेंगे नहीं क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं, आपको भी पढ़ना है और मुझे तो पढ़ाना है ही। तो अपन देखेंगे कि क्या है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। अब ये इंटरनेशनल लेबर क्या स्टैंडर्ड होता है? जब लेबर स्टैंडर्ड हर जगह होते हैं, इंडिया में तो वेजेस एक्ट बना हुआ है, लेबर यूनियन के लिए एक्ट बना हुआ है, ट्रेड यूनियन के लिए एक्ट बना हुआ है, मिनिमम वेजेस एक्ट बना हुआ है 1962। तो जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, इंटरनेशनल एचआरएम की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड की बात होती है। इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड रेफर्स टू द कन्वेंशंस एग्रीड अपॉन द इंटरनेशनल एक्टर्स resulting from a series of the value judgment set of forth of protect basic work right, enhance work job security and improve the terms of employment and global scale। इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल वर्क स्टैंडर्ड्स की? lowering labor rates can encourage the spread of the low wages, low skill and high turnover। high turnover है ना कंपनी को छोड़ने वाले लोग, and a country of developing more stable and high skilled employed while at the same the slowing द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द ट्रेड पार्टनर्स। अब बिल्कुल एकदम आसान लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ आपको।
इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड क्या है? इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड ये कह रहे हैं कि हमको एक इंटरनेशनल लेवल के लेबर स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए जब हम इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं। क्यों करने चाहिए? क्योंकि ये ग्रोथ देते हैं। कंपनी में अगर स्किल्ड एम्प्लॉय होंगे, कंपनी में हाई वेजेस होगा तो स्किल्ड एम्प्लॉय होंगे, ट्रेनिंग बढ़ेगी और जो आपका रेशो है, रिटेंशन रेशो, वो हाई हो जाएगा। मतलब कि आप कंपनी में किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाओगे, जो कंपनी के बाद में चल के एसेट्स बन जाता है। और ये जब कंपनी इंक्रीज करेगी, कंपनी ग्रोथ करेगी तो नेशन ग्रोथ करेगा। आज चाइना इसलिए महान नहीं बना कि वो चाइना महान है। चाइना ने 30 साल तक कंटिन्यूस 9% जीडीपी ग्रोथ करी। 50,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। वहाँ के लोगों ने काम करके बताया, हम वो काम करने की अब सोच रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। वो बहुत ज़्यादा हमसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन हम उनके पीछे पड़े हुए हैं कि भैया हम आगे बढ़ेंगे। तो कैसे? इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड फॉलो करके, मिनिमम वेजेस देना, मिनिमम वर्क पीस देना, मिनिमम जॉब सिक्योरिटी देना, जो इंटरनेशनल लेवल पे मान्य हो। क्या देना है, कितना देना है, वो अपने कोर्स का हिस्सा नहीं है कि 200-250 रुपए दे रहे हो, 350 दे रहे हो, 400 दे रहे हो, 500 दे रहे हो ना। मिनिमम लाइफस्टाइल, यही तो इंटरनेशनल की बात है। जो अमेरिका में लाइफस्टाइल है, मिनिमम वेजेस है, वो इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं होगी, है ना। जो इंडिया में है वो बांग्लादेश में इंप्लीमेंट नहीं होगी, वहां पे और कम होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर इंटरनेशनल अपन को लिख देना। और ग्लोबल यूनियंस, कोई एग्जांपल दिया है मैंने ग्लोबल यूनियन का? हाँ, ग्लोबल यूनियन फेडरेशन, बहुत बढ़िया एग्जांपल आ गया है। ग्लोबल यूनियन फेडरेशन, स्टार बना के पॉइंट याद रखना। ग्लोबल यूनियन फेडरेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट कह सकते हो कि क्या कह सकते हैं, प्रोमिनेंट भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल यूनियंस में। ग्लोबल यूनियन फेडरेशन एक कंपनी का नाम है, एक यूनियन का नाम है बेसिकली, तो एनजीओ अपने आप को बोलते हैं। ग्लोबल यूनियंस आर द इंटरनेशनली ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइजेशन हु टुगेदर रिप्रेजेंट अपवर्ड द 200 मिलियंस मेंबर जो लेबर वर्कफोर्स है। वी शेयर अ कॉमन डिटर्मिनेशन ऑर्गेनाइज्ड टू डिफेंड ह्यूमन राइट्स एंड द लेबर स्टैंडर्ड एवरीवेयर टू द promote growth trade unions. Global Trade Union Federation are the international representatives of the union organization. ठीक है, इतना स्पेसिफिक का इसका नाम याद रखना है और इतना याद रखना है 200 मिलियन मेंबर्स को, 200 मिलियन मेंबर को रिप्रेजेंट करती है फॉर द लेबर वेलफेयर, फॉर द लेबर सेफ्टी, फॉर द लेबर जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट टॉपिक होना चाहिए, आई होप। जी बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट का और बचा है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। थक गए होंगे, आधे घंटे का वीडियो, काफी देर से मैं बोल रहा हूँ, सुनते सुनते ही थक जाते हैं जनता। अभी तो 4th यूनिट 5th यूनिट का भी रिवीजन बाकी है दोस्तों। ठीक है, रीजनल इंटीग्रेशन एंड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये एक RIFA, इसको RIA के नाम से जानते हैं, रियाज। Regional integration agreement have led on the major development of the international relationship between among many countries, especially increase in the international trade and the invest in the formation of the regional trading blocks. एक एग्रीमेंट बना दिया, जैसे हमारा बहुत सी कंट्रियों के साथ क्वाड कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है ना, क्वाड कंट्री जिसके अंदर हम सब जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, हमने काउंटर करने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स बना दिए। ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज के साथ हमने एग्रीमेंट बना लिए। तो ये क्या है, बेसिकली RIA एक तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्टअप करने में हेल्प करते हैं, और इंक्रीज करते हैं क्या, ग्रोथ रेशियो इंक्रीज करते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट इंक्रीज करते हैं, फाइनेंशियल ट्रेड इन बिटवीन द कंट्रीज। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज करती है। अच्छा, एक कंट्री दूसरी कंट्री से होते हैं ये एग्रीमेंट, एक कंपनी दूसरी कंपनी से नहीं होता, केवल इतना याद रखना है। यानी इंडिया करेगा अमेरिका के साथ, अमेरिका करेगा चीन के साथ, चीन करेगा ब्रिटेन के साथ, या 3-4 देश मिलके एक साथ एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, तो इनको रीजनल इंटीग्रेशन एंड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बोलते हैं। कंपनी का नहीं खेल होता। ठीक है, वो कंपनी इनको फॉलो करती है, इससे बूस्टअप होता है और इसको रेगुलेट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO इसको रेगुलेट करता है। बताओ, इसके साथ आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई। आधे घंटे के अंदर मैंने 3rd यूनिट करवा दी। बताइएगा समझ में आया नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। और जल्दी ला रहा हूँ मैं 4th 5th यूनिट, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।